हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था असेट साइड को। उससे पहले एक और वीडियो में मैंने लायबिलिटी साइड को डिस्कस किया था, बैलेंस शीट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखिए। उसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इज़ समवॉट सिमिलर टू योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो आप अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं, वही है। प्रॉफिट ही कैलकुलेट होता है यहाँ पे भी, बट थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस है। वो सीखेंगे हम कैसे और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये फॉर्मेट है आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। अभी तक जो आप प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आप ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते थे, और पीएनएल अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस करते थे कैलकुलेट। यहाँ पे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे? ओपनिंग स्टॉक डालते थे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम आती थी, ठीक है, उससे आप कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और वो ट्रांसफ़र होता था आपके पीएनएल अकाउंट में, जहाँ पे आपके इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हम पुट करते थे, और वहाँ से हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे। बट यहाँ पे हम बात करूँ तो यहाँ पे हम आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं है डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, या इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। पहले आप जो बनाते थे वो टी फॉर्म होती थी या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती थी। अब जो आप बनाओगे एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनती है, जैसे कि बैलेंस शीट बनती है। और यहाँ पे जो बैलेंस शीट जो बनती थी वो बनती थी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनती है वो पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनती है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले आप ऊपर कंपनी का नाम लिखोगे, सपोज एबीसी लिमिटेड, देन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर गिवन होगा आपको। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे ऐसे ही यहाँ पे भी बनेंगे, नोट्स नंबर आ जाएंगे साथ में उसके 1 2 3 जो भी आपका है। देन योर यहाँ पे करंट पीरियड की फिगर्स आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करूँ मैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, देन योर अदर इनकम, फिर यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आपका 4th हेड होता है एक्सपेंसेस का, जिसमें आपके सब हेड्स हैं, 7 तरह के एक्सपेंडिचर के हेड्स हैं, 6 मेन प्लस 1 अदर का। अभी एक्सप्लेन करूँगी क्या कौन सा क्या होता है। टोटल रेवेन्यू में से जब मैं एक्सपेंसेस लेस कर दूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा टैक्स या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स, एक ही बात है। उसको यहाँ पे रखेंगे, डिडक्ट करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपका हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक करके मैं बात करूँ इन हेड्स की। सबसे पहले है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब जो भी बिजनेस की डीलिंग है जिस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूँगी और उससे जो मेरी इनकम होगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का पार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, मेरी कंपनी शुगर का प्रोडक्शन करती है, शुगर सेल करती है, तो जो शुगर को सेल करके मेरी इनकम हो रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके अलावा मेरी जो भी इनकम होगी वो अदर इनकम का पार्ट होगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर मेरी एक कंपनी है, वो एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उस कंपनी की डीलिंग ही आपकी लोन्स में है, यानी कि मैं कुछ अमाउंट बोरो करती हूँ और कुछ अमाउंट आगे लेंड कर देती हूँ, तो जो यहाँ से इनकम हो रही होगी मुझे लेंड करके अमाउंट को, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, चार्जेस ले रही होंगी मैं, तो वो जहाँ से जो भी इनकम हो रही होगी मुझे, वो मेरी ऑपरेशन का पार्ट होगी, क्योंकि मेरा काम ही वही है। रैदर अगर एक मेरी नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मेरा वो वाली इनकम जो इंटरेस्ट से हो रही होगी वो मेरी अदर इनकम का पार्ट होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो आप पहले कंपनी देखेंगे कि वो कंपनी क्या है, क्या काम करती है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन है तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल मानेंगे इंटरेस्ट वगैरह को अदर इनकम में, ठीक है। और एक और बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कैसे आप देखेंगे, टोटल सेल्स गिवन होगी, सपोज आपको 10 रुपीज़ की गिवन है, अगर आपको कुछ सेल्स रिटर्न आई है, सेल्स ऐसी रिटर्न हुई हैं, तो आप इसमें से डिडक्ट करेंगे, नेट सेल्स लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आप एक वैल्यू का ध्यान रखिएगा, आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी,
स्क्रैप वैल्यू पूछी जाती है यूजुअली यहाँ पे, तो वो भी इसका ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट होगी। कुछ बच्चे अदर इनकम में लिख देते हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वो जो स्क्रैप वैल्यू रियलाइज़ हुई है वो भी आपको उसी से हुई होगी जो आपका ऑपरेशन का प्रोडक्ट है, जो आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और वो जो नेट आएगी वो आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखोगे। अदर इनकम में मैंने बता दिया, किसी भी तरह की और इनकम कंपनी की, वो यहाँ पे अदर इनकम का पार्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, यानी कि जैसे मैंने ऊपर बात की शुगर की, शुगर को बनाने के लिए मैं शुगर केन यूज़ कर रही थी सपोज़ मटेरियल में, तो शुगर केन का जो भी मैंने शुगर केन कंज्यूम किया है उस पीरियड में, उस ईयर में जिसकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रही हूँ, तो वो मटेरियल कंज्यूम मेरा यहाँ पे आएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि जितना मैंने ओपनिंग में साल के शुरुआत में था मेरे पास, उसमें मैंने कुछ और परचेज़ किया, और जितना क्लोज़ हुआ मेरे पास लास्ट में साल के एंड में पड़ा हुआ है, यानी कि जो रिमेनिंग होगा वो मेरे पास मैंने कंज्यूम कर लिया होगा उस साल में, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सेकंड हेड की बात करें हम स्टॉक एंड ट्रेड के, स्टॉक एंड ट्रेड के भी सिर्फ यहाँ पे हमारे परचेजेस आएंगे। और जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है वो क्या होता है, जैसे कुछ ऐसा स्टॉक है जो गुड्स परचेज़ किए हैं हमने फॉर रीसेलिंग, तो उसका जो अमाउंट होगा वो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड के हेड के अंदर आ जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ परचेज़ की बात की है, कंज्यूम की बात नहीं की है, या चेंज इन इन्वेंटरी की बात नहीं की है, सिर्फ परचेजेस आएंगी यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका थर्ड चेंज इन इन्वेंटरीज। जो चेंज इन इन्वेंटरीज मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि साल की शुरुआत में जो था और साल के एंड में जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है, वो किस किस का? फिनिश गुड्स का, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस का, और स्टॉक एंड ट्रेड का। अब देखिए स्टॉक एंड ट्रेड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ परचेजेज आ रही है स्टॉक एंड ट्रेड की। यहाँ पे आपका आ रहा है इन्वेंट्री में जो चेंज आ रहा है, इन्वेंट्री चेंज मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो थर्ड हेड के अंदर चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक एंड ट्रेड आएगा। जो भी टोटल होगा आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे ये, और जो टोटल होगा वो आप इस हेड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाएंगे। योर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग P&L में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे ऊपर ट्रेडिंग में, और नीचे P&L में डालते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कोई ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, जैसे मैं वेजेस डालती थी तो ट्रेडिंग में चला जाता था, और सैलरीज होती थी तो मेरी P&L में आ जाती थी, बट यहाँ पे कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है। तो आप जो भी एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो मैं एम्प्लॉय को पे कर रही हूँ, तो वो मेरे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, जैसे सैलरीज, वेजेस, बोनस, लीव एनकैशमेंट भी होता है वो भी आ जाएगा यहाँ पे, और भी कोई एक्सपेंसेस हैं जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर रही हूँ वो यहीं आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस का क्या मतलब होता है? लोन। जैसे आपने सुना होगा कि भाई इस एक्स पर्सन ने अपनी कार को फाइनेंस करा रखा है। क्या मतलब है उसका? कि कार जो उसने ख़रीदी है वो लोन पे ख़रीदी है, ठीक है। तो फाइनेंस मतलब योर लोन। तो उस पर ऐसा तो है नहीं कि जो लोन लूँगी उस पर सिर्फ प्रिंसिपल देना होगा, कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा मुझको। तो वो इंटरेस्ट क्या है? मेरी कॉस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल तो मैं यूज़ कर रही हूँ फिर रिटर्न कर दूँगी, लेकिन इंटरेस्ट जो है मैं एडिशनल अमाउंट दे रही हूँ, तो वो इंटरेस्ट क्या है? मेरी कॉस्ट। वो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट में हम लिखेंगे। और क्या आ सकता है? जब मैं लोन लेती हूँ तो कुछ मेरे प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है। बैंक्स, जैसे मैं बैंक से लोन लेती हूँ तो कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस भी मुझसे लेते हैं एट द टाइम ऑफ योर लोन, जब मैं लोन लेती हूँ बैंक से, ठीक है। तो वो भी लोन चार्जेस होंगे, मेरे फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होंगे। देन योर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज़ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन हमको पता है फिक्स्ड एसेट में, वो भी टैंजिबल में, कोई भी अगर मेरी रिडक्शन हो रही है वैल्यू में तो वो डेप्रिसिएशन होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? SLM मेथड से और WDV मेथड से। इनकी भी वीडियोस मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इनके मेथड की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं?
एमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन की तरह है, इट्स जस्ट दैट कि डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे होता है और एमोर्टाइजेशन आपका इनटेंजिबल एसेट्स पे होता है। बैलेंस शीट में आपने पढ़ा होगा इंटेंजिबल एसेट्स का एक अलग हेड होता है, वही इंटेंजिबल एसेट्स पे जो हमारा डेप्रिसिएशन की तरह यानी कि जो वैल्यू रिटर्न ऑफ की जा रही है इंटेंजिबल एसेट्स में से, वो एमोर्टाइजेशन कहलाता है। तो जो उस साल में मैं राइट ऑफ कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, इट इज़ रिटर्न अंडर द हेड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके अलावा जो भी खर्चे हैं, अब अभी तक मैंने 6 हेड्स की बात की है, उसके अलावा जो भी हेड्स से रिलेटेड मेरे खर्चे हैं जो ऊपर कहीं नहीं आ रहे हैं 6 हेड्स में, वो मेरे अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे, जैसे कि कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, और भी कोई भी एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, आपको समझ में नहीं आ रहा ये ऊपर भाई 6 में तो कहीं आएगा नहीं, तो ये अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। ठीक है, तो मेरे सारे एक्सपेंसेस की बात हो गई और फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जिसमें बैलेंस शीट बनाना हो और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना हो। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।